मैंने कई बार देखा है कि कुछ कुछ एथलीट्स जो है ना वो थोड़े डॉक्टर जवाब देते हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई स्पोर्ट्स खेल के तेरा कोई करियर नहीं बन सकता। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द पोडियम। अगर मैं उनसे ये पूछूं कि साइना नेहवाल कौन है, वो मोमेंट में रहती है फिर कभी अपने मोमेंट में चली जाती है, तो आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर। हाउ इज रिटायरमेंट ट्रीटिंग यू? 15-20 मिनट्स, मतलब ना कोई फोन ना कोई टीवी ना कुछ, अपने आप में 10-15 मिनट बैठो, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज हो गई है आजकल। साइना वर्सेस चाइना। बट दे आर स्टिल द पावर हाउस, यू नो, कहाँ से प्लेयर लेके आ जाते हैं और उनको चैलेंज करना इज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। ये कहीं ना कहीं हुआ था कि आपसे पूछा गया था कि आपका बॉलीवुड का डेब्यू कब हो रहा है। आई हैव नेवर सीन एनी स्पोर्ट्स पर्सन गोइंग इनटू बॉलीवुड। So like what were the other big sacrifices that you did? Sacrifice, I think everything was sacrifice. There was nothing there in life except badminton. How did it, impact your mental health? Still, when I'm sitting alone, I'll have to fight myself. कि सिंधु साइना की एक राइवलरी है। As an athlete, I just mentioned you have to be very, very strong to take this criticism. Prakash Padukone sir, he came out in media and categorically, expressed his frustration when he said. Sometimes you go under a lot of stress. So do you genuinely believe that this hype is really justified? I think social media is helping them a lot more to get that hype. वो थोड़ा प्रॉमिस दिखाते हैं पर कहीं ना वो फेड आउट हो जाते हैं। बैचमेट्स थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे, बहुत पुश करते थे, मुझसे ज़्यादा भी फिट होंगे, मेरे से ज़्यादा भी ट्रेनिंग करते थे, बट रिजल्ट्स नहीं आते थे। सैक्रिफाइस मेक्स चैंपियन। Saina, thank you for joining us. Before I actually start this podcast and we get to, some of the most important things that we really at, Chak De Bharat wanted to discuss with you, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूँ. एंड इट ऑब्वियसली गोज बैक टू द 2012 लंदन ओलंपिक्स. जब मेडल सेरेमनी हो रही थी एंड आपको जब ब्रॉन्ज मेडल दिया जा रहा था, जब कोरोनेशन वहाँ पे हो रही थी, तो मेरे घर पे हम ऑब्वियसली उस टाइम पे ओलंपिक्स चल रहा था, तो हम सब एक रूम में बैठ के जो देख रहे थे, बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा शौक है मेरे घर पे लोगों को देखने का. तो मैं, मेरे कुछ एल्डर्स एंड मेरे कुछ कजन्स थे. एंड जब आपको वो मेडल मिल रहा था ना वहाँ पे, तो मेरे घर में से एक एल्डर हैं, उन्होंने एक बात ये बोली थी, और वो दैट थिंग हैज़ बेसिकली स्टेड विद मी, इट्स नाउ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, कि नेहवाल जी ने जो अब किया है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है. और इससे ये कहीं ना कहीं शो होता है कि जो हमारे देश में जो लड़कियां हैं ना, वो सच में कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं. Now that's a quote that basically has stayed with me. I'm not sure कि मैं ये अगर किसी और को ये कहानी बताऊंगा तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे इस पे. बट I just want to tell you this thing, that I have waited a long time to meet you in person and tell you this thing, that in my family you really hold a lot of respect, and it's primarily down to the fact that कि आपने जो भी मेहनत करी अपने करियर में, and more importantly जो आपने ओलंपिक्स में इंडिया को एक तरीके से एक बहुत अच्छा मेडल दिलाया. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आई मीन वो टाइम एक ऐसा था जहाँ पे मुझे खुद लगा कि बैडमिंटन बहुत ऊपर आ रहा है अभी, और काफ़ी लोग उसको देख रहे थे, उस मैच को देख रहे थे. और होने के बाद इनफैक्ट मैं वो एरिना में, जब मैं काफ़ी इंडियंस वहाँ पे थे लंदन में, एंड आई वाज लाइक, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, क्योंकि सब प्लेयर्स का जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका ड्रीम होता है ओलंपिक मेडल अचीव करना. एंड फाइनली व्हेन आई हैड इट, आई वाज लाइक, मतलब रोऊं या हंसूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब जो लोग थे वहाँ पे उनके भी ऐसे मिक्स्ड इमोशंस थे. But I was so proud that I got this chance to stand on the podium and be the first one to do it in badminton. And that's when I think काफ़ी लोगों को ये समझ में आया कि हम भी पावर हाउस बन सकते हैं. And after that I think there was no looking back. Indian badminton just did well for so many years. But हाँ, एक ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है कि they were happy that there's a girl coming up who is doing well in badminton, and काफ़ी लोगों के दिमाग में वो बात रही है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई डोंट नो, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ. मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है बचपन से और इतना प्यार करते हैं. मेरे मैचेस पूरे आई थिंक बहुत ड्रामेटिक हुए हैं. इनफैक्ट जब मैं उनको देखती हूँ मुझे खुद भी लगता है कि मैंने इतने टफ मैचेस खेले हैं, और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको कैसा लगता होगा. बट येस, आई थिंक एक बहुत ही ड्रीम जैसा लगता है, ड्रीम जर्नी लगता है. एंड जो भी हिस्सा रहे उस जर्नी का, आई थिंक आई वांट टू थैंक देम ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक वही है कि जैसे मेरी फैमिली में तो ये कुछ टाइम तक चलता ही रहा था. सो दे नेवर रियली यूज्ड टू रेफर टू यू एज साइना. दे ऑलवेज से कि नेहवाल जी की आजकल परफॉर्मेंस क्या चल रही है. सो वो बहुत मेरे को सही अच्छा लगता था, क्योंकि
to move away from cricket to basically talk about the fact that कि बैडमिंटन में कोई आ रहा है या फिर किसी और स्पोर्ट में कोई आ रहा है, I kind of टेक सम क्रेडिट फॉर द फैक्ट दैट कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम से था और अभी भी हूँ कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट मेरे फैमिली पे भी कहीं ना कहीं रहा, बिकॉज वो भी क्रिकेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे, उन्होंने भी मतलब दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करा. बट आई थिंक या लेट्स स्टार्ट ऑफ, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माई द क्वेश्चंस दैट आई रियली रियली लाइक. लेट्स से कि अगर यहाँ पे इस रूम में आपके कोई 4 बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं या कोई भी, ठीक है, और अगर मैं उनसे ये पूछूं कि साइना नेहवाल कौन है, तो वो मेरे को क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर 4 दोस्त बैठेंगे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई बचपन से मैंने कभी कोई दोस्त ऐसा बहुत सीक्रेट दोस्त बनाए हैं, और मुझे ऐसा टाइम मिला भी नहीं क्योंकि लाइफ वाज वेरी बिजी और बहुत भाग दौड़ में रही हूँ मैं, और काफ़ी सीक्रेट रखती हूँ मैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हूँ. एंड इट इज़ पता नहीं ऐसी आदत पापा से आई है या क्या है, वो भी काफ़ी अपने आप में चीज़ों को रखते हैं. तो अगर 4 दोस्त भी बैठेंगे तो बोलेंगे साइना मतलब कभी कभी वो मोमेंट में रहती है, फिर कभी अपने मोमेंट में चली जाती है. तो आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि बचपन से एक आदत हो गई है स्पोर्ट्स पर्सन को. आई थिंक सबको ऐसी आदत रहती है स्पोर्ट्स पर्सन को कि दे कीप थिंकिंग कि कल क्या होगा, कल ट्रेनिंग कैसी होगी, बॉडी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा. सो अपने ही थॉट्स में रहते हैं, नेचुरली आपकी आदत वैसी हो जाती है. तो स्टे इन द मोमेंट एंड टू टॉक अबाउट कुछ और चीज़ों के बारे में, वो मतलब उतना सोचते नहीं है. एंड यू हैव नॉट डन इट फॉर 25 years, एंड इफ समवन इज सिटिंग देयर एंड टॉकिंग अबाउट हाँ ये शॉपिंग करते हैं या ये लेके आते हैं, मतलब ऑल दिस आर नॉर्मल टॉक्स, बट लेकिन उसकी आदत नहीं रही अभी. तो क्या रिएक्शन दूँ? अच्छा ठीक है, चलो जाते हैं, कुछ खरीद के ले आते हैं. तो उसके लिए बैठ के बात क्या करना है? तो आई मीन दिस इज़ हाउ आई एम. मे बी आई एम जस्ट, मे बी मेरे साथ कुछ अगर आप उस टाइम पे कोई वो खेलना चाहो तो गेम जैसे लूडो हो गया, ऊनो हो गया या कुछ ऐसा, तो मैं हूँ, मैं आई एम रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन एंड आई एम एक्टिव एंड ऑल दैट. लेकिन बैठ के बात मुझसे होती नहीं है. आई एम जस्ट, मुझे टीवी दिखा लो, मैं काफ़ी लेजी काइंड ऑफ ए पर्सन हूँ. आई लव वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज़, तो काफ़ी मूवीज़ देखती हूँ, बट आई थिंक ज़्यादा देर तक मैं बैठ के बात कर नहीं सकती हूँ. मे बी मैक्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक एनर्जी है. उसके बाद आई एम जस्ट ऑन माई ओन. आई लाइक टू लाई डाउन, कीप वॉचिंग टीवी, या मम्मी और पापा के साथ कुछ गप्पे मार लिया, या मैं डॉग के साथ खेल लिया. तो यस, तो आई थिंक दे विल से कि थोड़ी बहुत देर के लिए वो उसकी शक्ति रहती है सुनने की, बट देन मे बी काफी टाइम मुझे अपने आप ही अपने साथ ही बिताना अच्छा लगता है मेरे को जी. लाइक दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर रिटायरमेंट लाइफ, एज अ प्लेयर, क्योंकि अब आप ऑब्वियसली नहीं खेलती हैं, यू हैव रिटायर्ड नाउ. तो दिस इज वन एस्पेक्ट दैट यू हैव ऑब्वियसली एक्सप्लेन्ड, बट ओवरऑल अगर मेरे को आपसे पूछना हो दैट हाउ इज रिटायरमेंट ट्रीटिंग यू, so what would your answer be? It's tough, it's not easy. It's you don't know how to स्पेंड योर टाइम, क्योंकि पूरा टाइम आप कोर्ट पे थे 10-11 घंटे. बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप कुछ और काम करने लग जाते हो, तो भी आपको लगता है कि आप उस कोर्ट को बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी, और उसके बाद आप डेड टायर्ड हो, यू जस्ट वांट टू स्लीप, यू वांट टू ईट वेल एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी. बट अब इतना एनर्जी रहता है ना, यू वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, बट यू आर नेवर टायर्ड. यू आर लाइक और कुछ करना है, और कुछ करना है, बट गेटिंग यूज्ड टू इट. I mean, the best thing for that is to actually sit 15-20 मिनट्स, मतलब ना कोई फ़ोन, ना कोई टीवी, ना कुछ, अपने आप में 10-15 मिनट बैठो. वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ हो गई है आजकल. मतलब अपने आप में 15 मिनट भी नहीं बैठ पाता है इंसान. ऐसा लगता है कि अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है. सो आई थिंक वो मैंने ट्राई किया है, एक नया एक्सरसाइज के 15-20 मिनट कुछ भी नहीं, बस अपने आप में बैठ के जो भी थॉट्स आते हैं आने दो. ट्राई एंड कंट्रोल इट, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप अपना ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करते हो, या ऑफ कोर्स धीरे धीरे मैं मेडिटेशन में भी आना चाहूँगी, क्योंकि यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड. एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही तेज आपका दिमाग दौड़ता है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू फील लाइक जैसे कि एवरी 2 weeks में यू आर प्लेइंग टूर्नामेंट्स, इधर उधर भाग रहे हो, एंड दैट यू डिड फॉर 25 years. तो सडनली थोड़ा सा ईजी लगता है नॉर्मल रूटीन, तो उसको कैसे सही से किया जाए. तो आई एम लिटिल बिट क्रिएटिव, तो आई लाइक टू डू ऑल दिस थिंग्स. थोड़ा टाइम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप में मैं बैठ गई, और फिर उसके बाद थोड़ा जिम कर लिया. फिर उसके बाद काफ़ी टाइम मैं मोटिवेशनल टॉक्स करती हूँ. आई एम अराउंड बैडमिंटन विच आई रियली लाइक, क्योंकि गेम के बारे में मेरा नॉलेज ज़्यादा है, एंड इफ़ आई
कैन शेयर सम एक्सपीरियंसेस टू द यंगस्टर्स और टू द पीपल आउट देयर, तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। और अभी कोचिंग के बारे में या कुछ फ्यूचर में मैं सोचूंगी, क्योंकि वो भी बहुत एनर्जी रिक्वायर करता है। ऑलमोस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग चैम्पियंस, तो इट्स लाइक जैसे आप खेलते हो उससे डबल प्रेशर में रहते हो। आई अंडरस्टैंड, जैसे मैंने गोपी सर को इतने साल देखा, ही इज स्पेंड सो मच ऑफ एनर्जी ऑन कोर्ट। मतलब सुबह 3:30 बजे आते हैं, शाम के 8 बजे तक ही इज देयर, ही इज प्लेइंग, ही इज डूइंग जिम, ही इज अगेन प्लेइंग। सो इतना ज़्यादा यू विल हैव टू गेट इन्वॉल्व, हर एक प्लेयर का रूटीन बनाना पड़ता है, तो अगेन यू विल हैव टू पुट इन सो मच एनर्जी। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना है। आई वांट टू जो भी मेरे पेरेंट्स ने इतने साल मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, आई वुड लाइक टू उनको जितना भी कुछ देखना है, दे वांट टू एक्सपीरियंस, गिव इट बैक टू देम। जी। बाकी जब फिर से ऐसा लगेगा कि हाँ आई वांट टू अगेन पुश माई सेल्फ, तो यू नेवर नो, टू स्पोर्ट्स पर्सन का माइंड आई थिंक 1-2 मंथ्स में चेंज होते रहता है, सो यू डोंट नो हाउ। जस्ट डे बाय डे, जस्ट वांट टू सी हाउ गुड आई एम विद मोटिवेशनल टॉक्स, एंड देन आई वांट टू सी हाउ गुड आई रिलैक्स माई सेल्फ, एंड देन मे बी डिसाइड फ्यूचर में क्या करना है। I think इसमें I'll basically tell all the Gen Zs or the Gen Alpha who are watching this, अभी साइना ने मोटिवेशनल टॉक की बात करी, उन्होंने एक्चुअली में एक आपको मोटिवेशन दिया है कि ना खाली बैठना 15-20 मिनट अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जो शायद आपको करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि आज की जनरेशन ये उतना फॉलो करती है, बट आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट गिविंग दोज मोटिवेशनल स्पीचेस, आपने यहाँ पे भी एक ऑटोमेटिकली दे दी है। इट्स चैलेंजिंग। आई सी माय फादर सिटिंग फॉर सो लॉन्ग, चुप बैठे रहते हैं, बट हाउ इज इट इवन पॉसिबल लगता है मुझे जाके कभी मम्मी से गप्पे मारनी, कभी पापा से गप्पे मारनी, कभी बहन से फ़ोन पे बात कर लिया, बट ही इज सिटिंग देयर। क्योंकि हमसे पिछले जो जनरेशन है, आई थिंक उनको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फ़ोन से या उससे इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ, तो मे बी दे नो हाउ टू जस्ट बी विद देमसेल्व्स। तो मैंने ये सीखा है कि कैसे मैं रहूँ, एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद मे बी 20 मिनट्स, तो उसके बाद ही मैं सोच सकती हूँ कि हाफ एन आवर भी मैं बैठ सकती हूँ या नहीं। बट इट इज़ चैलेंजिंग, यस। बट आई थिंक आपने जैसे बताया कि आपका जो प्लेइंग डेज थे वो ऑब्वियसली आपका बेस्ट पार्ट था, एंड वन ऑफ द थिंग्स जो आपके वेरी अर्ली ऑन इन योर करियर एक टर्म जो आई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा वो सही लगी थी, वो था साइना वर्सेस चाइना। हाँ, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। ये पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा वो एक टैग लाइन हो गया था, साइना वर्सेस चाइना, एंड इट आई थिंक रिमेन्ड फॉर 3-4 years। 2009 से 2012 तक रहा वो। और 2009 में जब मैंने जीतना शुरू किया, आई डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 इन इंडोनेशिया ओपन। तो वहाँ पे दैट वाज माय फर्स्ट इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल, एंड मुझे लगा कि अब शायद देर इज़ अ चांस दैट आई कैन डिफीट चाइनीज़ प्लेयर्स एंड ऑल दी टॉप प्लेयर्स आउट देयर। बट टॉप प्लेयर्स थे कौन? 10 में से 8 चाइना के ही थे ऑलमोस्ट। तो एवरी सुपर सीरीज़ में क्वार्टर्स, सेमीज एंड फाइनल्स आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट देम। एंड 2009 में जैसे इंडोनेशिया ओपन हो गया, 10 में आई वन आई थिंक 4-5 सुपर सीरीज़, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चाइनीज़ प्लेयर्स को हराया, एंड काफ़ी टफ मैचेस में भी उनके साथ मैचेस जीते हारे, और काफ़ी क्लोज मैचेस भी हुए। तो आई थिंक जो वो 3-4 years थे, आई थिंक आई वाज देयर एंड देयर वाज वन गर्ल फ्रॉम डेनमार्क, टीने बॉर्न। तो हम 2 ही थे जो शायद उनको बहुत चैलेंज कर रहे थे, और बाकी पूरे अपकमिंग प्लेयर्स आ रहे थे पीछे, जैसे सिंधु हो गई, कैरोलिना हो गई, फिर रचनॉक हो गई, टाइजुइंग हो गई। सो दीज प्लेयर्स वर कमिंग अप एंड दे वर ऑल्सो डूइंग वेल, बट आई थिंक वी वर देयर इन टॉप 10 एंड वी वर अमंग्स देम एंड वी वर डिफीटिंग देम। एंड इनफैक्ट 2014 चाइना ओपन मैंने वहाँ पे उनको फर्स्ट राउंड से हैड चाइनीज प्लेयर्स टिल लास्ट। सो आई फील दैट वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि जहाँ पे हमें एक टाइम पे लगता था कि कहीं हम एक्चुअली फाइनल जाके भी खेल सकते हैं, बट वहाँ पे अब मैं कंटिन्यूसली आई एम एबल टू डिफीट देम। तो इतना मुझे अच्छा लगता था कि मेहनत ठीक से हो रही है, ठीक से आई थिंक आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ट्रेनिंग, ऑफ माई डाइट, ऑफ माई कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज, ऑन कोर्ट एक्सरसाइजेज। तो मुझे सब परफेक्ट लग रहा था वो 3-4 years। एंड बट होता यही है ना कि व्हेन यू हैव सो मेनी प्लेयर्स आउट देयर हु आर रीडिंग अबाउट यू, एंड आप एक ही हैं जो उनके बारे में रीड कर रहे हैं, तो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट मुझे उस टाइम तक ये पता नहीं था कि जैसे 1-on-1 कोच रिक्वायर्ड होते हैं, या इतने जो भी एक टीम होनी चाहिए आपकी खुद की होनी चाहिए। तो बट उस टाइम तक सब फ्लो में था, अच्छा चल रहा था।
दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड, यू नो, जीत जीत में तो सब ठीक लगता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक टीम होनी चाहिए जहाँ जी। पे यू नो यू अंडरस्टैंड कि यू आर प्लेइंग 8 ऑफ देम, सो सब के बारे में अलग अलग तरह से सीखना पड़ेगा. तो एवरी ईयर यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और गेम एवरी ईयर चेंज हो रहा है. तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं वो फर्स्ट 3-4 ईयर्स में, एंड आई थिंक जहाँ पे भी मैंने उनको हराया या वो कॉन्फिडेंस गेन किया कि वी आर केपेबल ऑफ डिफीटिंग देम, आई थिंक उसके बाद जो हमने वो बहुत अच्छी तरह से हर एक कैटेगरी में, चाहे वो वुमेन सिंगल्स हो, मेन सिंगल्स हो, सब कैटेगरी में हमने उनको काफ़ी हद तक अच्छे से हराया है. Yeah. बट दे आर स्टिल द पावर हाउस, यू नो, कहाँ कहाँ से प्लेयर लेके आ जाते हैं. एवरी 5 years they have 5-6 players coming up and doing well, और उनको चैलेंज करना इज़ ऑलवेज वेरी वेरी चैलेंजिंग. लेकिन आई थिंक आई एम प्राउड दैट जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ थी या चीज़ें थी, उसके साथ मैंने इतने साल उनको उनके साथ चैलेंज किया, उनको टफ फाइट दिया. आई एम प्राउड ऑफ दैट. यस, या एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक द होल इंडिया इज प्राउड ऑफ इट. आप जैसे बता रहे हैं ना कि मतलब चाइना आज भी कितना चैलेंजिंग है, वो इसलिए है बिकॉज उनका ना बहुत ही यंग एज से मतलब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो अच्छे से अपना काम करते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इंडिया की बताऊँ तो अगर बहुत ही यंग एज में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक बच्चे का जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं और ही डाल दिया जाता है, और स्पोर्ट्स जो है वो तो बिल्कुल बाद में ही आता है. यस, यस. या सो आई थिंक इफ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस फेज, जैसे 2009 से लेके 2012 तक आपने बोला, आई थिंक उसमें जो एक साल आया था 2010 की अगर मैं बात हाँ. करूं स्पेसिफिकली, आपको मिला था, आपको एक बेसिकली टैग दिया गया था, राइटफुली लेबल्ड दैट इंडियाज बैडमिंटन स्टार, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसके आगे एक और जो आपको टैग मिला था वो था न्यू वुमन का, न्यू वुमन इन इंडियन बैडमिंटन सर्किट. ठीक है, एंड आई थिंक दिस वाज बेसिकली गिवन बाय अ स्पोर्ट्स राइटर इन इंडिया ओनली. लेकिन उसके साथ ना एक ऐसी भी चीज आई थी जो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगी थी. वो ये था कि साथ के साथ जैसे सानिया मिर्जा के साथ होता था ना, वैसे आपके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ था कि आपसे पूछा गया था कि आपका बॉलीवुड का डेब्यू कब हो रहा है. अगर मैं सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा या कितने भी जो और सक्सेसफुल एथलीट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, उनसे कभी ये सब चीजें नहीं पूछी गई. But these are the things that were basically asked of you, Sania Mirza, and obviously the other female athletes who were doing extremely well in their own circuit. Yes. मेरे को बहुत absurd लगा था ये, बहुत ज्यादा. What were your thoughts on it? So I feel, you know, somewhere by then I think 2010 was something 2006 से 10 तक where Sania and me we were doing very well in the sport, and काफ़ी लोग हमारे नाम से भी कंफ्यूज हो जा रहे थे, और अभी तक भी होते हैं, एंड दैट्स ओके, यू नो, आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट दे नो कि बैडमिंटन प्लेयर है एंड टेनिस प्लेयर है, सो वो ठीक है. बट हाँ, बॉलीवुड में कुछ चीज़ें ऐसे आती रहीं, लोग पूछते थे, लेकिन मुझे लगता है ना उस टाइम पे पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, कि उनको लगता था शायद स्पोर्ट्स खेलते खेलते आप कुछ और चीज़ भी कर सकते हैं. लेकिन स्पोर्ट्स एक फुल टाइम एक जॉब है, वो भी बहुत टफ हो जाता है. आप ना उसके बाद एनर्जी नहीं रहती है आपको कुछ और करने की. तो काफ़ी टाइम मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अदर देन स्पोर्ट क्या करते हैं. मैंने कहा अदर देन स्पोर्ट का टाइम किधर है और एनर्जी किधर है. यू आर पुटिंग 6 to 7 आवर्स, या बचपन में 11-11 घंटे खेलते थे, तो आपको बस इतना ही एनर्जी रहता था कि आके अच्छा सा खाना खा के सोना है और फिर रिकवर होना है शाम के लिए, फिर आइए, फिर रिकवरी कीजिए, अपना सो जाइए. तो दिस इज़ व्हाट लाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन इज़. एंड मुझे लगता है उस टाइम पे बस ये नॉलेज नहीं थी, एंड मे बी अगर कोई बहुत ही अच्छा एथलीट अच्छा खेल रहा हो इंडिया से, तो एकदम बॉलीवुड का नाम आ जाता है. बट आई थिंक बॉलीवुड इज टोटली डिफरेंट प्रोफेशन, एंड स्पोर्ट्स इज डिफरेंट प्रोफेशन. और जिसके एक बार आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक आपका माइंड उधर ही सेट हो जाता है. यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. बट आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट. लोग अगर समझते हैं कि हम वहाँ पे भी अच्छा काम कर सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज कि हम इतने फोकस्ड और डिसिप्लिन हो जाते हैं, शायद हम कोई भी और काम भी उतने फोकस्ड और डिसिप्लिन से शायद कर सकते हैं. तो ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन प्यार तो स्पोर्ट्स से ही है ना, तो उसी पे ही माइंड रहता है. और देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत कम लोगों को मिलता है, एंड आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें कंट्री के लिए इतना कुछ करने का मौका मिला. एंड
उसके साथ साथ ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी आने लगी, तो वी फील गुड अबाउट इट, बट ऑब्वियसली ऐसा कभी थॉट रहता नहीं है कि आई हैव नेवर सीन एनी स्पोर्ट्स पर्सन गोइंग इनटू बॉलीवुड। सब अपने स्पोर्ट्स पे ही ध्यान देते हैं और अच्छा करने को ध्यान देते हैं, एंड दूसरी चीज़ें तो साथ में चलती रहती हैं, वो तो yes. आपने ना अभी ना सैक्रिफाइसेस की बात करी थी कि जब आपके प्लेइंग डेज में थे तो मे बी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाना, ऑन द रोड आप ज़्यादा रहते थे बिकॉज खेलते बहुत ज़्यादा थे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे, सुपर सीरीज थी, सब कुछ था, ओलंपिक्स थे, तो लाइक दैट इज़ वन थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू गिव इट बैक टू योर पेरेंट्स कि अब आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सो लाइक व्हाट वर द अदर बिग सैक्रिफाइसेस दैट यू डिड ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज अपार्ट फ्रॉम दिस? Sacrifice, I think everything was sacrifice. There was nothing there in life except badminton. You started playing at the age of 9, and then you don't have any time to go out anywhere. Sundays को भी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कहीं आप ऐसा भी नहीं है कि जाके अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं कॉफ़ी पी रहे हो, या स्कूल में भी जाने का टाइम नहीं रहता था। मे बी 5th से 10th स्टैंडर्ड तक आई मस्ट हैव अटेंडेड 10 days टोटल मिला के 10 दिन ये अटेंड किया होगा स्कूल भी मैंने। एंड स्कूल वाले भी इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने भी बोला कि तुम ऑफ ले लो, जितना अच्छा खेल सकते हो खेलने पे ध्यान दो, बाकी आई वाज गुड इन स्टडीज़, मतलब जितना मेरा हो सकता था मैंने किया। एंड कभी टॉयज से खेलने का मौका नहीं मिला, फिर कभी जो अपनी जैसे नॉर्मल एक लड़की की लाइफ होती है, थोड़ा बहुत जैसे सोचते हैं ना कि आज जाके हेयर कलर कर लेंगे, या आज जाके ये कर, कभी भी वो बीच में, मतलब वंस इन लाइक 2-3 years कर लिया हो, ऐसा मूड में आया हो, कभी कोई चैंपियनशिप जीत ली हो तो ठीक है। आपको इन सब चीज़ों का शौक था या बस मतलब कभी करा लिया तो करा लिया? वो एक्चुअली आप जब बचपन से ही शुरू कर दिया आपने खेलना, तो कहाँ आपके पास थॉट भी होगा कि आपको ये करना है। आपको समझ में आता ही है मे बी जब 11-12 साल के हो जाते हो कि थोड़ा सा ऐसा मेरी फ्रेंड वो कर रही है, मुझे भी ये करना है, बट यू वर सो मच इनटू कि मुझे आज सुबह उठ के ये ट्रेनिंग कर रही है, मेरा काम ट्रेनिंग है, आई लाइक इट, आई लव इट बेसिकली। मुझे कंपटीशन पसंद है, मुझे पोडियम पे खड़ा होना पसंद है। तो जो आप मेडल्स जीत के लेके आते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत अवार्ड मिलता है, यू आर गेटिंग पॉपुलर, आपसे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सो दीज आर द थिंग्स विच अट्रैक्टेड मी बेसिकली। तो वो दूसरी चीज़ों के लिए जैसे मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ व्हेन आई रिमेंबर कि हाँ, कितना कुछ लाइफ में तो ऐसा छूट गया है जो एक्चुअली हम सोच सकते हैं कि एज ए नॉर्मल पर्सन हम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना वो चीज़ें कभी याद में आई नहीं या करने का मन नहीं किया, क्योंकि इट वाज ऑलवेज अबाउट एक मुझे अपना काम करना है एंड आई लाइक इट, एंड उसके बिना मन भी नहीं करता था और कुछ करने का। सो स्लोली ऐसा भी हो गया कि उसके बिना रहने का मन भी नहीं करता है, कि और भी कुछ अगर आप मुझे करने को बोलो तो वहाँ पे माइंड भी नहीं लगता था। इट वाज फाइनली अबाउट वेदर आई एम डूइंग गुड ट्रेनिंग और नो, वेदर आई एम डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट लाइक हाउ अ टॉप प्लेयर शुड डू। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था। हाँ, कभी कभी जैसे जस्ट गो आउट फॉर कुछ मूवीज, जैसे आई जस्ट मेंशन्ड मूवीज हो गया, शॉपिंग तो होती नहीं थी व्हेन यू आर सो टायर्ड, तो संडेज ऑल्सो यू वांट टू रिकवर सो दैट मंडे को अच्छी ट्रेनिंग हो सके, क्योंकि कोचेस भी ऐसे थे कि अगर आप अच्छे रिकवरी नहीं हुआ है आपका, तो वो आपको बिठा देते थे कि डोंट ट्रेन टुडे, क्योंकि इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इफ़ यू आर नॉट टोटली इनटू इट फिजिकली और मेंटली। अगर आप टायर्ड हैं तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे आप ट्रेनिंग में। तो ये सब चीज़ें सोच के वी यूज्ड टू थिंक दैट के कुछ करने से एक्स्ट्रा टायर्डनेस नहीं हो जाए, बट मूड वाज ऑलवेज देयर कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए एनर्जी हमेशा रहती थी। बट और कुछ करने के लिए उतना ऐसा लगता था कि ठीक है कल कर लेंगे, ठीक है कल करें। तो कभी उतना टाइम आई थिंक मिला नहीं, और 8-9 साल की उम्र के बच्चे को कुछ पता भी नहीं होता है। यू वांट टू, पापा साइंटिस्ट हैं तो आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर, एवरी डे एक माइंड में रहता है। बट मम्मी वाज ऑलवेज देयर बिहाइंड मी। उन्होंने एक बड़ा टारगेट लगा रखा था। शी वाज लाइक अपने बच्चे को मुझे ओलंपिक मेडलिस्ट देखना है, तो समवेयर कभी भी अगर मैं इधर उधर सोचती थी तो शी वाज ऑलवेज देयर टू पुट मी राइट ऑन द ट्रैक एंड से दैट के नहीं, ट्रेनिंग अच्छा करना है, यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू प्ले वेल। तो बाय इफ समवन इज गाइडिंग यू दिस वे इनिशियली व्हेन यू आर यंग, बाय द टाइम 11-12 आपके अंदर खुद ही आ जाता है कि नहीं मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, आई हैव टू बी अलर्ट, आई हैव टू गो बैक टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं होने चाहिए, जो मेरे अपोनेंट्स है वो तो कर रहे हैं, आई शुड नॉट मिस इट। इमेजिन आज
if you see top players like Akane Yamaguchi and Seyang and all, they are winning 55, 56 Super Series titles, you know. एक title भी हार जाते हैं तो रोने लग जाते हैं. So I mean, how much it means to them, you know, how much time they are spending on court and उनको भी I think ये चीज़ें miss नहीं हो रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि winning medal, getting those trophies, I think उससे बड़ी चीज़ हो क्या सकती है. तो True. यही है. But I feel वो चीज़ को इतनी मुझे एक्सपोजर मिला नहीं तो I can't say कि I miss it because full time I was on the court. Yeah. आपने ज़्यादातर जो मतलब आपका करियर रहा जिसमें आपने विमल सर के साथ बहुत काम किया, विमल कुमार सर के साथ, गोपी सर के साथ आपने बहुत काम किया. टेल मी लाइक वन थिंग ईच जो आपने विमल सर और गोपी सर से सीखी, एक एक चीज़ दोनों से, जो मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको अपनी बैडमिंटन में तो अप्लाई करा ही करा, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो. सो आई थिंक गोपी सर का बहुत ही जैसे देखा जाए तो ही मेड मी इम्प्रूव माई स्ट्रोक्स अ लॉट मोर. जैसे हाईएस्ट लेवल पे खेला जाता है, उसके साथ साथ कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है. ही समवन हु इज़ वेरी काम रिलैक्स काइंड ऑफ अ पर्सन, जो चाहिए ऐसे स्पोर्ट में चाहिए जहाँ पे आपको यू डोंट हैव टाइम टू थिंक एज मच. तो आपको आप थक भी रहे हैं, इमिडिएटली आपको सोचना भी है, वो हिम्मत नहीं रहती है क्योंकि ऑब्वियसली आप वो सांस लेने में इतना टाइम चला जाता है. तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीज़ें, हाउ टू स्टे काम, हाउ टू इम्प्रूव योर स्ट्रोक्स, हाउ टू जब आप हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एज आई मेंशन आई डिडंट हैव अ फिजियो ट्रेनर और डाइटिशियन ऑल्सो, तो वही सब कुछ थे हमारे. तो उन्होंने ही समझाया कि अगर तुम बाहर टूर्नामेंट खेलने जाओगे तो थोड़ा खाने में चेंजेस लाने पड़ेंगे. आई वॉज ए वेजिटेरियन, तो थोड़ा बहुत उनको लगा कि अगर तुम चाइना, कोरिया, जापान ऐसी कंट्रियों में जाओगे तो अब मैच होते ही आप इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने लग जाओगे तो उधर ही थक जाओगे ज़्यादा टाइम. तो यू मेक श्योर कि थोड़ा प्रोटीन के लिए यू आर हैविंग सम लिटिल बिट ऑफ नॉन वेज हियर एंड देयर, मीट कंजम्पशन, वो थोड़ा सा ले सकते हैं. फिर ही मेड श्योर कि जो एक्सरसाइज हाईएस्ट लेवल पे की जाती हैं वो इंक्लूड हो जाए वेट ट्रेनिंग में या एजिलिटी में, या आपका स्टेमिना इम्प्रूवमेंट में, जो बेसिकली हाईएस्ट लेवल पे ही चेंज दस फ्रॉम नेशनल लेवल प्लेयर टू इंटरनेशनल लेवल प्लेयर का थिंकिंग या गेम कैसा होना चाहिए. यू डोंट हैव टू किल योर सेल्फ, यू हैव टू डू राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड इतने घंटे की जाती है, सुबह ऐसा होगा, शाम में ऐसा होगा. तो ये जो प्लान उन्होंने किया वो टोटली हमारा जो थिंकिंग है सडनली एकदम वी नेवर थॉट के समडे वी विल बी विनिंग एट द हाईएस्ट लेवल, बट ही मेड श्योर के जो टैलेंट है बहुत अच्छा टैलेंट है एंड दे कैन डू वेल एट द हाईएस्ट लेवल. तो उनकी जो हेल्प रही वो 2004, 5, 6 में, इट रियली हेल्प मी अ लॉट. एंड within 1 year I was from a national level player. I played really well at the international level also. I started defeating world number 8, world number 11 in the Commonwealth Games. I won the Philippines Open, defeating world number 3. Yes. So everything happened really fast with his knowledge because he played at that level. He won such big tournaments. And with Vimal sir, I think what changed was now I was someone who was playing well at the highest level. But now sometimes you have those difficult moments in your career where everything goes fine, it's okay, but suddenly now you're losing to them, they are also learning about you. Now it's getting difficult for you when you don't have one-on-one coach with you who is helping you out, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि 30-40 प्लेयर एक ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और शायद मेरे गेम को वो हेल्प नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ हाउ आई वॉज टॉकिंग टू गोपी सर एंड मे बी ऐसा लगने लगा कि शायद वो मेरे गेम को हेल्प नहीं हो रहा है वो ट्रेनिंग, या आफ्टर विनिंग सो मच यू फील लाइक कि मैं और जीत सकती हूँ और वो नहीं आ रहा है. तो यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल बिट लाइक कैपेबिलिटी तो है लेकिन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है. तो आप अपने आप में इतना आपको बुरा फील होने लग जाता है एंड देन दैट इज़ व्हेन यू थिंकिंग और क्या करूँ. तो उसी में ही आधा टाइम आपका एनर्जी पूरा फिनिश हो जा रहा है. सो आई जस्ट थॉट मे बी मैं थोड़े दिन आई विल मूव टू बैंगलोर एंड सी हाउ इट इज़. कभी कभी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है तो आपको हेल्प होता है. Exactly. तो आई मूव टू विमल सर एंड देयर आई थिंक व्हाट ही रियली हेल्प मी वाज विद स्पीड. मुझे लगा कि मेरे गेम में स्पीड की कमी, एजिलिटी, स्पीड. Yes. तो वो उनके पास जाके बहुत इम्प्रूव हुआ एंड विद इन नो टाइम लाइक वर्ल्ड नंबर 9 से अगेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1. सो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बस ऐसा डिसाइड किया कि आई विल ट्राई इट आउट. अगर नहीं चलती तो ऑब्वियसली मैं अपने ऊपर ही ब्लेम लेती, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि राइट या रॉन्ग है, बट मुझे इतना पता था कि मुझे परफॉर्मेंस लेके आनी है. एंड आई वाज फीलिंग रियली लो क्योंकि
आफ्टर रीचिंग वर्ल्ड नंबर 2 इन 2010 आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन 2015. तो इतने साल लग गए वो थॉट में कि क्या हो सकेगा, क्या मुझसे हो सकेगा, एंड उसके बीच में आप you're winning the Olympic medal, but you have not won the World Championship medal. Now you are winning most of the Super Series, but अब आप उनसे हार रहे हैं, तो कहाँ से सॉल्यूशन लेके आएंगे? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल्स हार गए हैं आप, तो एक और क्वार्टर फाइनल हार गए, तो उसके बाद ना इट प्लेज मेंटली. आप जितने भी फिट हो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही चल रहा है कि अब इस बार हो पाएगा या नहीं, एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. अगर आप 19 ऑल पे हैं सपोज थर्ड गेम, एंड देन यू आर थिंकिंग, सडनली थॉट आ जाए कि 6 बार तो मैं ऐसे हार चुकी हूँ, अब क्या होगा. तो आधा टाइम तो आप मेंटली ही हार जाते हैं आफ्टर लूजिंग सो मेनी टाइम्स. बट आई थिंक वहाँ पे जाके जो थोड़ा बहुत स्पीड का इम्प्रूवमेंट हुआ, और फिर से ये सिचुएशन आया मेरे साथ 7th वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल्स में इन जकार्ता, व्हेन आई वाज प्लेइंग वैंग ही हैन, जो सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्ट अपोनेंट रही हैं हम सब प्लेयर्स के लिए. एंड मुझे लगा फिर से ये सिचुएशन वही आ रहा है 19 ऑल, एंड आई जस्ट थॉट कि अब मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, किसी का नहीं सुनने वाली हूँ. एंड जकार्ता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोर्ट्स. वहाँ पे मैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हूँ. वहाँ पे मुझे लगा कि अब मैं बस सेंटर लाइन में खेलने वाली हूँ, मैं कुछ और ट्राई नहीं करने वाली. बट आई थिंक इट वर्कड आउट वेल, एंड फाइनली वो मैंने ब्रेक किया कि अब सेमीफाइनल्स खेलने वाली हूँ मैं. एंड शी केम एंड हग्ड मी एंड सेड कि फाइनली यू डिड इट. आई वाज लाइक यस, फाइनली, यू नो, दैट क्वार्टर फाइनल्स थिंग इज broken is gone, basically. is gone. And I was so happy, you know. वो दिन ही एक बहुत बड़ा achievement दिन जैसा लगा मुझे. And after that I won one more world championship medal, Asian Games medal. तो दोनों को से मैंने हर एक कोच के पास एक डिफरेंट चीज़ होती है ऑब्वियसली सिखाने के लिए. उन्होंने हमें नेशनल लेवल प्लेयर्स से एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर बनाया, गोपी सर ने. बट उसको सस्टेन करने के लिए और बेटर होने के लिए एट द हाईएस्ट लेवल यू वांट टू कीप फाइंडिंग आंसर्स. वो आई थिंक विमल सर ने मुझे समझाया कि कैसे गेम में और थोड़ा बहुत, क्योंकि एट दैट लेवल यू कांट गेट मेजर चेंज इन योर गेम, यू नो, ये थोड़ा बहुत ही चेंजेस आ सकते हैं. एंड दैट हैपेंड विद विमल सर, यू नो. मे बी स्पीड की थोड़ी कमी थी तो वो आ गई, एंड सडनली आई कुड सी दैट के और भी मैचेस में जीत सकी उसके बाद. Yes. Nice. पता है मेरे को ना यहाँ पे एक बहुत मेरे दिमाग में एक चीज़ आई अभी आपसे बात करते करते कि ना आपने जैसे बोला कि गोपी सर के साथ मतलब एक टाइम के बाद रह के कहीं ना कहीं थोड़ी स्टैग्नेंसी आ गई थी, आपकी गेम इंप्रूव नहीं कर रही थी, आप विमल सर के पास गए. I just want to ask you this thing, that how difficult was it for you to have this conversation with Gopi sir, knowing that कि आपने उनके साथ इतना काम करा था, आपने बहुत अच्छा मतलब सक्सेस भी अचीव करी, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि उनका जो एक डेडिकेटेड फोकस है वो आप पे नहीं आ पा रहा. सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू जस्ट गो अप टू हिम एंड टेल हिम दैट सर it's probably not working despite him being the best in the business? So I was when I spoke to him, I was 23 years old, and I was like कि नहीं हो रहा है, एंड आई वाज ऑब्वियसली क्राइंग, ऑब्वियसली फीलिंग बैड के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एंड दिस इज़ नॉट हु आई एम, यू नो. आई ऑलवेज प्ले वेल, आई ऑलवेज फाइंड आंसर्स, एंड कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई थिंक हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में आ जाती है, डोंट फाइंड आंसर्स. एंड इट्स व्हेन आई लुक एट इंटरनेशनल प्लेयर्स, कितने ईजिली दे आर चेंजिंग कोचेस इन टेनिस एंड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे आई थिंक इट्स नॉर्मल. बट हमारे आई थिंक इधर सोचने लगे कि सडनली इतने साल एक कोच के साथ आप हैं, एंड देन यू आर मूविंग टू समवन एल्स, क्यों ऐसा हो रहा है. बट आई जस्ट फेल्ट कि उस टाइम पे मुझे इम्प्रूवमेंट 1 ईयर का जो ब्रेक हुआ है, कोई टाइटल नहीं आया है, यू फील इट्स टू मच, यू नो. एज प्लेयर यू हैव टू बी सेल्फिश, यू वांट टू विन, यू नो. इट्स नॉट अबाउट, ऑब्वियसली बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया है, एंड आई कांट थैंक हिम इनफ जो भी उन्होंने हेल्प किया है मुझे. बट अब इधर से क्या, और उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं हुई थी तब तक कि एक पर्सनल कोच आ जाए आपके पास, या 2013 में ऐसा कुछ एक ट्रेनर हो या कुछ हो. अभी लास्ट 5 years में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. दे हैव अ टीम, लक्ष्य इज हैविंग अ टीम, सिंधु इज हैविंग अ टीम, विच इज़ वेरी गुड, यू नो. दैट इज़ हाउ यू कीप प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स एंड चैम्पियंस जो हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं जी. तो वो सिचुएशन आई थिंक वो टाइम पे मे बी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, मे बी मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि ऐसा होता है वंस यू रीच एट दैट लेवल वेयर यू आर परफॉर्मिंग नॉन स्टॉप एट द हाईएस्ट लेवल. तो कैसे
और टाइटल्स आए और उससे मुझे भी खुशी होगी, ऑफ कोर्स आप लोगों को भी होगी, क्योंकि कंट्री के लिए मेडल लेके आ रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो मेरे ऊपर ही है, क्योंकि लोग अब नेगेटिव भी बोलेंगे, क्रिटिसिज्म भी आएगा, एंड दैट्स ओके, आई एम रेडी टू फेस इट, क्योंकि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी एक मैच में, इसलिए मैं हारी हूँ। लेकिन अब मेरा काम ये नहीं है ना कि मैं कोर्ट पे अपना प्लान बनाऊँ, या अपनी भी ट्रेनिंग करूँ, अपना ही ट्रेनिंग भी बनाऊँ। मेरा काम है एज ए प्लेयर सिर्फ कोर्ट पे जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है वो ख़त्म करके जाके रेस्ट करूँ। अब दूसरी चीज़ों पे भी मैंने ध्यान देने अगर लग जाऊँ तो फिर फाइनली एनर्जी कुछ रहेगा नहीं मेरे पास। तो मैंने ये सोच के उनसे एक दिन वही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं जब हारी थी, फिर से ली ज्यूरी से हारी थी मैं जी 2013 में डेनमार्क में। एंड मैं वहाँ पे उनसे मैंने मैच के बाद बात किया, सर आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा है कि एवरी क्वार्टर फाइनल्स में आई एम गेटिंग दिस चाइनीज प्लेयर्स और मैं उनको हरा नहीं पा रही हूँ, एंड ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ही वाज लाइक पेशेंस मे बी, कभी कभी टाइम थोड़ा कभी लेट आता है, कभी जल्दी आ जाता है। एंड आई वाज लाइक वो पेशेंस ही नहीं हो रहा है मुझसे, ऑब्वियसली इट्स बीन लाइक आई एम प्लेइंग द स्पोर्ट फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, इतना पेशेंस रखा अब और थोड़ा सा मतलब देयर कैन बी समथिंग विच आई कैन इम्प्रूव फॉर श्योर, ऐसा क्या है कि मिस हो रहा है। एंड इट्स नॉट दैट कि आई एम वर्ल्ड नंबर 100 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सडनली कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊंगी। आई एम देयर फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम नाउ, एंड 2007 से आई एम परफॉर्मिंग, एंड 13 में आई एम सेइंग कि अभी तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल नहीं आया है, कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। सो ऐसे डिस्कशन हुआ, एंड देन ही वाज लाइक ठीक है, वट एवर यू डिसाइड, अगर यू वांट टू गो समवेयर एल्स, यू वांट टू ट्रेन, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली मुझे बहुत बड़ा डिसीजन लगा, क्योंकि घर यहाँ पे है, इतने सालों से मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग करी है, एंड सडनली आई विल बी गोइंग टू बैंगलोर, वहाँ पे एकेडमी में रहने वाली हूँ, बहुत अलग होने वाला है। लेकिन मुझे आई थिंक परफॉर्मेंस वॉज एवरीथिंग फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन यू आर विनिंग सो मेनी टाइटल्स एंड देन जी सडनली यू सी a slip in your performance. And I think that's what happened to most of the athletes. Some people take this big decisions, and some they feel like, should I take it or no? I mean, it's up to the particular player who's dealing with it, but I just felt that I need to go from here and I need to Mhm. see how I do well. And luckily I did well, and I came up with good performances, and I think finally everyone was happy that I could get that medal. I can reach the all England finals. I could become world number 1. I could only thing which I felt really bad was the Olympics 2016, yeah when I was in very good form, and I won the Australia Open just before that, and I didn't fall. I didn't have any kind of issue with the knee, but suddenly what I got to know after the Olympics was that Mhm. I had extra bone growth in my knee, and that broke. And I was like, Mhm. how it can happen, just and at this time, maybe 2 months later, maybe 2-3 months earlier, but the timing was so bad that I missed the whole Olympics because of that. जी जी And that also remains one of the toughest moment in my career, but otherwise very proud of myself that I could take such a big decision of moving out from my house, and being there for 3 years. And it was challenging, but at the same time, once you are very dedicated to your work, and if you really want to keep improving, keep achieving, you will do whatever it takes for जी that. Yeah. हम्म। आपने जो अपनी जैसे नी इंजरी की बात करी, जैसे जैसे समय थोड़ा बीता 2016 रियो ओलंपिक्स के बाद, वो थोड़ा इंजरी जो है ना वो क्रॉनिक होती गई। Chronic. सो टेल आवर व्यूअर्स अबाउट इट कि वो कैसे मतलब आपको इम्पैक्ट किया आपकी गेम को, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ। Uh, it definitely affects mental health a lot more, and I also would like to say that I wish we had mental trainers at that point of time. In today's generation, we have even mental trainer traveling with the athletes, which is very very good. But I was luckily good with my mental conditioning. I could motivate myself back from tough situation, and encourage myself. How much ever you speak to your parents, your coach, still you will have to motivate yourself. That Yeah, is yeah. biggest challenge. It cannot only be that they're there to help you out, but you will
also have to help yourself. You'll have to motivate, encourage, support yourself. It is like you want to cry most of the days because of the injury you're sitting. You just did the surgery. um, Olympics is going on, I'm not there. I just won the tournament. How bad it feels to just be sitting there, and people are expecting that she could have come back with some medal. And then how many more months it's going to take for me to go back to the court. Initially I used to feel that it's okay if you win so many titles, you will have money, you will have house, you will have everything, and that used to feel like big thing. But then once you have everything, once you are playing for so many years, you are achieving, finally only thing which is in your mind is when will I get back onto the court, and nothing else matters. It is okay, you will want to have all these things, you will want to enjoy your life, but I think happiness is finally on court. That's Yeah. what I understood. I couldn't stay there for long, and I was like, I want to go to the gym, I want to go to swimming, I want to go onto the court, just do some standing strokes. I want this thing to get out of my mind, and obviously, I was expressing it to my parents, my coaches, but still, when I'm sitting alone, I'll have to fight myself about it. I cannot keep on talking about it every day, because somewhere I have to understand that it's I've played for so many years, I have won so many tournaments, I can come out of it. So that challenge I accepted, and I was like, yes, it's fine. Maybe one day, take it 2, 3, 4, 5 days, 6 days, 7 days, 10 days, it's okay. Yeah, But I yeah. will go back and do my gym, I will do my recovery, and the moment I'm back onto the court, I will obviously forget what has happened. But when you have to sit, that is when you are going to think, and it is the most challenging thing for any athlete. In fact, hats off to Carolina Marin. She Ji. had 3 ACL injuries and 1 year out of the game, and still coming back and winning so many titles. I mean, that is how tough sport is. You never know what will happen in next tournament or next day training. Every day you just keep hoping that everything is fine, but it is not that way. It's challenging, it's risky. You many thing comes in your mind, but you have to be strong as an athlete. You have to make yourself really, really strong. Yeah, yeah. Yeah. I think when I talk about your career, specifically अगर मैं mid of 2010 की अगर मैं बात करूँ, तो आपके करियर के साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट हो रही थी इंडियन बैडमिंटन में, दैट वाज बेसिकली द राइज ऑफ पीवी सिंधु. ठीक है. हाँ. एंड इंडियन मीडिया में जो एक बढ़िया चीज बन गई थी, जो ऑब्वियसली सबको मसाला चाहिए ही होता है, कि सिंधु साइना की एक राइवलरी है. हाउ मच डिड यू बिलीव इन इट, और क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ था भी? In a way that she was doing well, and it was obvious that she was training very hard. Yeah. I was seeing her every day playing there, and she was we played many times matches during practice, and I was thinking, somewhere she's going to come up and do well. You understand, you see, as a good player, you can understand the players who will come up and do well. So I somewhere knew that she will be doing well in future, and somewhere, with the performances, obviously you feel that there is someone else who's coming up and doing well, but at the same time it keeps you alert as well, because as an athlete of that level, you know that sometimes you feel proud that I'm the one doing well from India, but suddenly you have now 2-3 people. You also have Sindhu, you also have Shrikant, you also have other players who are coming up, and they're all fighting and challenging and winning titles now. So I used to think that everyone is believing now that they can also defeat all these top players. So I better improve my workout, keep myself more grounded, and keep myself more alert about it. And everyone wants to win titles, as many titles as possible, because we all, whenever we were practicing, we all were very much focused and disciplined about what we were doing. And she was showing up at 4-5 in the morning every day, and I could see that she's also very dedicated. So it keeps you alert, which is very, very good. But at the same time, obviously people will write, because it's just that there's no more one person who is doing well. There's 3-4 persons who are doing well now. There's Sindhu who's doing well now. And I used to think that it's good that we are doing like how China is doing or Japan is doing, getting 3
3-4 players in one category who's doing well. So my thinking was going that way, and of course, you are feeling that there is someone who is going to challenge you, so you're ready for that. But I didn't. Whatever the articles was coming, it was actually they were writing like really big things, which was not required, because at the same time you don't even think about these things. But when you read, you're like, it is actually happening. But I didn't see that those talks or anything weird about happening between us during sessions or in tournaments. We were generally how we speak, how was the match, hi, bye, because you don't have so much of time to even talk to anyone, that in fact, some articles what my father spoke about me or my family, this thing I got to know in the newspaper. We also didn't have that much conversation. So we don't get that much time to actually talk to anyone. But whatever the media was writing, slowly, as I was only 20, then 21, 22, 3-4 years later down the line, I was thinking that it's becoming normal. Everyone is going to write about it. You better be careful about your thing. Correct yourself, correct your injuries, and try and perform well. You cannot control anyone else's result. And the way she's training, or she's coming back with the results, because she's disciplined, she's trained hard, and that's what I can also do. And people are there to write about two good players, and that's okay. That's their duty, and they will do that. They will try and make it like that. And in every sport they have been doing this, maybe in cricket also, but now if you take it in a good way, I'm happy that we have a couple of players who can challenge top players in the world, and that is the positive thing we have to look at. We have good sponsorships and foundations coming in, and the government help is coming in to help all these athletes, which is required to get many more medals. And we were the first ones to start it, and now we have so many players who are doing well. So it's all positive. We should take it in a positive way. But as an athlete, I just mentioned, you have to be very, very strong to take this criticism, to take appreciation. Everything will come, but you will have to face it with relaxed mind and train well. That's all you can do. I think the phase in which you talked about that, there were a lot of players like Shrikant is there, Sindhu is there, yourself for that matter. So at least, there was a lot of talent at that time. I'm sure that, the talent is there right now also. But I'll go back to the 2024 Paris Olympics. Okay. When Lakshya Sen, he wasn't really able to win that bronze medal match. Prakash Padukone sir, he came out in media and categorically, expressed his frustration when he said that it's high time that players, start to perform. It's not just about talent now. The BFI is actually providing all the facilities or anything and everything that is required for the athletes, and yet the medals aren't coming. How much do you agree with it? I feel Lakshya played extremely well. You have to give it to him. It was his first Olympics. Sometimes you go under a lot of stress. It is not easy to play. It's your dream. It's everyone's dream to win an Olympic medal. And I'm sure he was just a point away from winning against Victor Axelsen in the first set. And he lost 20-20. I mean, he could have gone, he could have he just let it slip away, basically. No, not slip away, but he had the chance to even win the gold medal. Just that 1 point made so much of difference. And second game, obviously, once you lose like that, you lose a little bit of your confidence. But I think I really liked that match against Victor. Just that 1 point made so much of difference there. Otherwise, the bronze medal match, I felt that somewhere he had a big lead. He could have, converted it. But again, I can only say it's Olympics. It's high pressure. It's high tension situation. Everyone is there to win the medal. Everyone wants to take that opportunity, whatever they get. But that bronze medal match where he had good lead, comfortable lead in the first set. Maybe we could have converted it. Sometimes it happens. It's his first time, and he's played many matches at the highest level. But Olympics, obviously, first time. And from his point of view, from players' point of view, I respect the way he's played extremely well. But as a coach, obviously, that moment when he's prepared so well, he's capable of doing well at the highest level. Sir just thought that, he was capable of getting that medal, and he just said that maybe in that moment, but we can understand how much
hard work even the coach must have done for him, and he must have done, same goes for both of them. But both have their own opinions. I mean, it's okay. Prakash sir saying that definitely it's Victor handled it really well, that Yeah, stress, yeah. and he won it. So you should maybe see in the next Olympics. You never know. Lakshya might just win gold medal and come. And it was his first time, so I can just feel the way he must be feeling, because I did that mistake. 11-3 up in the third set, and I lost the match, and my opponent went on winning a medal. So it happens, first time I can still feel that, but second time let us see how it changes, because now he's more experienced. He's played so many matches against the top players, he's winning so many tournaments, and so you have to respect both coach's point of view and players point of view, and he should just keep working hard. Finally he will have to his racket has to speak, that is the Yeah, only yeah. thing. Yeah. I think staying with Lakshya Sen here, Yeah. one of the things that I've seen, since the Olympics, and obviously I'm including the Olympics here, that the consistent performances aren't really there. He has obviously, won a title or two here or there. He qualified for the finals of the All England also, but eventually he could not really get past the line there. But yet there is a lot of hype around him, and it's primarily because of his talent. So do you genuinely believe that this hype is really justified? This is I think the generation is more on social media, and I can say that that's why all the performances are coming out, and everyone is keeping a track on that, and he's the one who's doing well. Sindhu is still doing well, and you have few upcoming players like Unnati, like Anmol, and Priyanshu, 2-3 other players who are doing well. So I think somewhere in social media, how you make it big, I think there is some way to push your results, or maybe yourself. I can see that how social media works. I think once you see badminton page, everything comes about badminton, and you automatically know who is playing where. And I think social media is helping them a lot more to get that hype, which is very good. And it was not there that point of time. That's fine. But now, as I said, you have so much of knowledge. When you have so much of hype, that means great performances can get you so much of good opportunities, sponsorships, endorsements, money. That's what finally player wants, because that's what your job is. You're going to get from your performances. And but I think to get that kind of a hype, is that means you are consistently seen. So you better be careful that your performances are there always. You are winning, you are there, you're in finals and quarters. And suddenly, if you're losing in first, second rounds, again you will have so many people talking about you. So you better be ready about that. So it's all about social media, I think, for now. But you need that hype, because anyways, cricket is the most watched sport anyways, and it will always be there. Other sports need that hype. Badminton is getting it, which is very good. But I can only say that try and keep performing, because that's what everyone will appreciate about. Otherwise, you'll have to face those difficult, tough criticism as well. And it all depends on how you take it. Some people take it very well, they don't care about it. Some are a little bit, they feel bad about it. So I can only say that keep yourself relaxed, calm. Let the hype be there, let the game get more popular, and you just keep performing, and it will always be there. But exactly, yeah, it's all about the news and social media and all. I think it's for him to continuously show that he's a top 5 material, he'll have to win many more titles. I think he's very, very talented. I think one of the most talented players, very good. But yeah, maybe once in a year he's able to win the tournament, but for his level, I think he can win 4-5 many titles. I think let's just move on to this special segment of Chak De Bharat, these podcasts that we do. Let's say if you are given 100 crores to transform the Indian sports, or let's say you're appointed as the sports minister of India, so what would be the first 2 or maybe first 3 things that you would want to do to make sure that India becomes a sporting nation, not a sport-loving nation?
I think forget about the money part. First of all, I will want to know how to promote the sports, how to make it big in India, how to get more leagues, हम्म, so that the youngsters can come and watch and जी understand what sport is, and how to get more academies for different sports, and how to get maybe many more coaches of that level. How I got Gopi sir at the right time. The youngsters who are playing in maybe uh, villages, towns, and many cities where we don't have big academies. How do I get the academies? How do I get players out of there? And हम्म, we have so much of talent in India. So why are we not able to? Suppose we have 5 players now who are doing well. Why are we having issues now? Last 4-5 years, we didn't have a female player to win Super Series still after Sindhu. So why it is that we are facing that issue? So I think we have to sort that out. Money is not the issue. Money we can still put in as हम्म, where it is required, who is playing well, you can help them out. That is okay. But how do you make the games big in India? And we are thinking about getting bigger games like Olympics and all in India. Then what's the point if you're not getting so many medals? Like if we suppose you're getting Olympics in India, the target should be that the medal tally is ahead of China, yeah, America, yeah. Australia, and we're at top of it. So that's when I can say India is a sporting nation. Mm. So I think challenge now is how do we promote other sports? How do Mm. we get to a situation where everyone can think that it's my job. I can give my 100% to this sport. या Yeah. या ओके आई थिंक एक चीज जो और बहुत ज्यादा होती है ना अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स इज दैट एवरी ईयर अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट्स कम वो थोड़ा प्रॉमिस दिखाते हैं बट कहीं ना वो फेड आउट हो जाते हैं Hmm. सो लाइक वेयर डू यू थिंक इज द मेजर प्रॉब्लम दैट लाइज कि यार जो टैलेंट आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है लाइक इट्स अ फ्लैश इन द पैन और फिर वो चीज चली चली जाती है जाती है। तो कहाँ पे वो मेजर प्रॉब्लम आपके हिसाब से जो है वो हो रही है पेशेंस थोड़ी कम हो गई है आई गेस, ओके एंड पेरेंट्स का भी ध्यान, all parents are working. I think both are working, so I think that is also getting very difficult for the kid. My time, my mom is a housewife, so she could give in her 100%. She जी could be जी behind me full time, and if I was going here and there, she was always there behind me to, as I just mentioned, keep me on track. So I think you need one parent to always be there, and finally parents can make you what you are. Only they are the ones who can keep you disciplined, focused, and how you build your life. I mean, they are the ones who can really look after you very well. I know sometimes not many parents nowadays want to do strict parenting. They're like, we want to be friends with them, we want to be easy with them. I think that's fine, that's your opinion, and then don't expect a champion material to come out या from that kind of happy thing. We have many friends outside, we can be friends with anyone, but I think parents should do the job of, if they really want the kid to be popular, or maybe you have a lot of money, that doesn't make I mean, if you want the kid to be known as great player, you will have to put that extra effort, you will have to make him struggle. Money is okay, you can enjoy it, but finally if he's doing well in that particular sport, then you will be so proud about it. You will be so happy that he's putting in that extra effort to achieve and do well. But मुझे लगता है कहीं न कहीं आजकल इफ यू का सॉफ्ट पेरेंटिंग होने लगी है। आई मीन फ़ोन से भी दूर नहीं रह पा रहे हैं बच्चे। एंड इट्स आई मीन हाउ मेनी आवर्स आई कैन सी किड इज़ ऑन द फ़ोन फॉर लाइक 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स। मुझे भी कभी-कभी लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट दैट्स हाउ एडिक्टिव इट इज़। कहाँ कैसे उससे निकाला जाए बच्चों को। ओनली पेरेंट्स कैन डू दैट। कोचेस एंड टीचर्स के पास कितनी देर हो आप? यू आर नॉट देयर फॉर लॉट ऑफ टाइम इन अकेडमी और इन स्कूल, बट पेरेंट्स का काम होना चाहिए कितने टाइम तक, आई मीन दे कैन यूज़ देयर फ़ोन, एंड कितने टाइम तक ग्राउंड में जाके खेलना चाहिए, कितने टाइम तक आपको
क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, एंड आई मीन दे विल लर्न इट यंग, देन दे आर 4 5 6, जब वो बच्चे हैं उस टाइम पे ही वो सीख जाएंगे। आई मीन जो आपने उनको सिखाया गया है, अदरवाइज 9 10 11 के बाद इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू सडनली आप उनसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, दे आर लाइक नो माई फ्रेंड इज डूइंग समथिंग एल्स, दे बिकम सडनली दे वॉच देयर फ्रेंड्स डूइंग लिटिल बेटर, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। इन दे आर प्लेइंग बैडमिंटन, फ्रेंड इज प्लेइंग सम अदर स्पोर्ट, दे आर लाइक मुझे वो स्पोर्ट खेलना है, सो एवरीथिंग विल स्टार्ट yeah. फीलिंग लाइक मेरा फ्रेंड तो वो कर रहा है। बट अगर वहीं पे पेरेंट्स आके सडनली उनको अगर एक चीज़ में उनको डाला है, अगर उनको अच्छा वो खेल रहे हैं और वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आई मीन उनको एवरी डे जस्ट शो देम द वे दैट आई विल ऑल्सो कम विद यू, आई विल ऑल्सो बी विद यू, सो उसको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, क्या स्ट्रगल है ना, यू डोंट इवन नो, और पेरेंट्स साथ में नहीं है, यू विल प्ले फॉर 2 3 days एंड यू विल फील लाइक कोच ने मुझे डांट मार दिया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है। आई मीन थोड़ा सॉफ्ट होने लग गए हैं, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा जी। टू, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपको चैम्पियंस बनाना है, कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस फैमिली से होना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अपने फील्ड में वो बेस्ट करेंगे, दैट इज़ हाउ it is going to happen. Sacrifice makes champion, I guess. This is what I've experienced and I can tell with my experience. कहीं भी हैप्पी होके, फ्रेंड्स होके, आई डोंट थिंक कहीं ना ऐसा कोई अगर एग्जांपल है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए अगर ऐसा हुआ है कोई चैंपियन तो, बट आई डोंट थिंक कोई भी बिना सेक्रीफाइस के वो इतने हो बड़े ही नहीं लेवल सकता। पे पहुंचा होगा। तो या पेरेंट्स कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दे शुड बी रेडी, दे शुड बी स्ट्रिक्ट, दे शुड बी एज ए फ्रेंड एज वेल। आप कितने दिन बच्चों को गुस्सा कर सकते हैं, इनिशियली 2 3 years, बाय देन वो उतना नॉलेजफुल हो जाता है कि वो खुद भी समझ जाए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। लेट्स से कि अभी आपने बताया कि आप थोड़ा बच्चों को ट्रेन भी कर रही हैं और मतलब उनको मोटिवेशनल स्पीचेस भी देती हैं। मान लीजिए कि अगर कोई 15 साल का लड़का या लड़की आपके पास आता है और आपको ये बोलते हैं कि ना मेरे जो मम्मी पापा हैं ना उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई स्पोर्ट्स खेल के तेरा कोई करियर नहीं बन सकता, ठीक है, व्हाट वुड यू टेल देम? आप क्या बोलोगे उनको? तो आई गेस अभी तो ये बोल भी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी हद तक दूसरे स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं एंड एवरीवन इज गेटिंग इनटू एवरी स्पोर्ट, क्योंकि उनको लग रहा है कि दे हैव सीन ग्रेट चैम्पियंस फ्रॉम एवरी स्पोर्ट कमिंग अप एंड इट्स नॉट लाइक बिफोर वेयर यू डिडंट नो दैट कि आपसे पहले किसी कोई अच्छा कर पाया या नहीं। एवरी स्पोर्ट में यू हैव मेडल्स नाउ, एवरी स्पोर्ट इज डूइंग वेल। तो to take it as a job is little difficult still because I would say कि आपको highest level पे सब कुछ मिलता है, support मिलता है for sure. When you are coming up, it's challenging, it's risky. You will have to there are foundations, there is lot of support for national champions as well, but आपको अगर top 25 में आना है, you will have to play lot many tournaments. तो कहीं ना कहीं अपना खर्चा भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत रिस्क लेना पड़ेगा पेरेंट्स को, ये सब। तो yes, it is difficult, but if you're talented, if you're good enough, you'll come up with results. मतलब आपको रिजल्ट्स 1 2 साल में ही दिख जाएंगे इनिशियली जब आप खेल रहे हैं। और अगर आपको 3 4 5 साल भी लग रहे हैं रिजल्ट्स लेके आने के लिए, सो दैट इज व्हेन यू विल हैव टू थिंक कि आप कितना लंबा और खेलना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से ही आपको लगने लग जाता है इफ आई एम केपेबल और नॉट, एंड यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। एंड देर आर कोचेस, देर आर पीपल अराउंड यू हु कैन ऑलवेज टेल यू दैट यू आर गुड, यू कैन कंटिन्यू, और पुश करना चाहिए। पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व विद कोचेस, दे टॉक कितना और हमें सपोर्ट करना चाहिए, कितना और पुश करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं बॉडी भी विल गिव अप, बॉडी भी थक जाती है, इट गेट्स टायर्ड, एवरी डे यू आर पुशिंग योरसेल्फ। बाय द टाइम यू आर 19 20 यू अंडरस्टैंड हाउ मच मोर यू कैन पुश। कभी कभी काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है 19 20 पे गेम छोड़ते हुए बिकॉज दे कुड सी दैट और हो नहीं रहा है, एंड दे गो एंड स्टडी एंड दैट्स ओके बिकॉज उनको अपना लिमिटेशंस पता चल गया है। कहीं ना कहीं यू कैन पुश फर्दर, आपके पास और भी अगर सपोर्ट है जो आपको हेल्प कर रहे हैं टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, एंड यू कैन सी फॉर अनदर 3 4 years यू कैन सी, मतलब 25 26 तक यू कैन सी हाउ यू आर डूइंग। मतलब साथ साथ में स्टडीज़ भी रखनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी, एंड आई कैन नॉट से दैट सडनली कि आप गेम छोड़ देंगे तो एकदम कोचिंग में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरे स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में तो अभी तक वी हैव कपल ऑफ गुड कोचेस, बट इट्स नॉट एज ह्यूज एज व्हेन यू प्ले, उतना आपको मिलता नहीं है ऑफकोर्स एज ए कोच, बट फिर भी
जो कोचेस हैं वो गेम से इतना प्यार करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव टर्न इनटू कोचिंग. बट आई कैन से दैट कि अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, टॉप 20 के लेवल पे हैं, दैट इज़ व्हेन यू शुड थिंक अबाउट टेकिंग इट To the रियली next रियली level सीरियस. basically. हाँ, रियली Yeah, सीरियस. yeah. एंड यू विल गेट ऑल द हेल्प एंड सपोर्ट अगर आप टॉप 20 में हैं. यस, उस हिसाब से तो जैसे वो प्रकाश सर ने भी बोला था कि फैसिलिटीज तो हैं ही उस वही हिसाब से, वही एंड यू विल BFI गेट. तो अब जो कर रहा है दैट्स लाइक मोर देन मीटिंग द स्टैंडर्ड्स वाली बात है. यस. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई स्टिल इन अ वे फेल टू अंडरस्टैंड इज कि अगर मैं इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज की बात करूं एज फार एज ग्रोइंग एज अ स्पोर्ट्स ओवरऑल देखा जाए तो उसमें क्या क्या मतलब आपके हिसाब से मेजर चैलेंज क्या है? आइदर इट इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कोचिंग नहीं है, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है. मतलब आई इनमें थिंक से आपको कौन सा? ऑल ऑफ अच्छा, देम, इट्स बेसिकली ऑल ऑल ऑफ कंबाइंड. देम, सबका मिला के ही है इश्यूज. ज़्यादा एकेडमीज नहीं हैं, उतने टॉप लेवल कोचेज नहीं हैं. एक 2-3 एकेडमी में कितने लोग डाल दोगे आप? इतने सारे कंट्री इतनी बड़ी है, इतने सारे बच्चे खेलना चाहते हैं. या यू गेट दोज गुड कोचेस फ्रॉम आउटसाइड, एंड बट उसके लिए उतने सारे एकेडमीज भी होने चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. एंड टॉप लेवल पे तो आपको स्पॉन्सर्स सब मिलते ही हैं, बट इफ़ यू आर इन टॉप 100 सपोज वहाँ पे आपको कितने रिस्क हैं, देखना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा आपको. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पेरेंटल सपोर्ट भी अभी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हुआ है. इट्स नॉट लाइक बिफोर कि आपको अपना काम भी ज़रूरी है. दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट होता है पैसा कमाना. इट्स आपका पूरा ज़िंदगी लग जाती है आपको. यू वांट टू अर्न सो मच, यू वांट टू मेक योर किड्स हैप्पी, योर पेरेंट्स हैप्पी. तो होता है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में है. बट बच्चे के लिए फिर से वही स्ट्रगल लेना, तो आई वुड से स्पोर्ट्स में तो एक पेरेंट को उनके साथ 24/7 लगे रहना पड़ेगा. ट्रू. सो जैसे अगर मैं फीमेल एथलीट्स की अगर बात करूँ हमारी कंट्री में, सो व्हाट डू यू थिंक, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो ऑब्वियसली, कि आपको ऐसे क्या चैलेंजेस मतलब इनिशियली फेस हुए थे या अपने प्लेइंग डेज में आपको फेस हुए थे इन कंपैरिजन टू द मेल एथलीट्स? नहीं, इसमें आई डिडंट हैव टू फेस एनीथिंग इन बैडमिंटन, बिकॉज यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर women and men. And actually would like to thank all the boys out there जिन्होंने भी मेरी मदद करी है इतने सारे साल मुझे खिलाने के लिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए. आई मीन काफ़ी लड़कों को लगा भी होगा कि हमारा लेवल तो थोड़ा बेटर ही है, बट दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग विद मी, हेल्पिंग मी आउट. तो आई थिंक प्राइज मनी वॉज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल, और कभी ऐसा इशू बैडमिंटन में तो मुझे नहीं दिखा है. इनफैक्ट सपोर्ट ही मिला है. ऑल कोचेज, मेल कोचेज ही थे स्टार्टिंग से, एंड दे हैव सपोर्टेड सो मच. आई मीन आई कांट थैंक देम इनफ. तो लकीली आई डिडंट हैव टू फेस दैट इशू इधर. सपोर्ट ही मिला है मुझे, मेरे पापा से, मेरे कोचेस से, जो भी सब साथ में रहे हैं, मेरे जो फेलो प्लेयर्स रहे हैं, सब जो भी लड़के हैं, सब ने सपोर्ट ही किया है. ये बहुत अच्छी बात है सच में, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बिकॉज जो आपने ये बात बताई ना, ये बहुत ही ना रेयर एग्जांपल्स हैं. जैसे कि आपने बताया कि आपको आसपास बहुत सपोर्ट मिला, जो मतलब प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, अपने माँ बाप हैं आपके. महावीर फोगाट की अगर मैं बात करूँ तो अपनी बेटियों के लिए बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचना कि यार मैं उनको रेसलर बना सकता हूँ, वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, रादर देन द फैक्ट दैट कि उनकी 14-15 साल में शादियां कर दो. आई थिंक आप जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि इंडिया में अगर स्पोर्ट्स अगर ओवरऑल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट, बिकॉज यहाँ पे भी आपको जो सपोर्ट मिला ना, वहां पे माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी था कि यार अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे, देयर इज अ गुड चांस कि साइना जो है वो अच्छा कर जाएगी. महावीर फोगाट का भी कहीं ना कहीं यही था कि अगर मैं अपनी बच्चियों को मतलब एक काबिल बनाऊंगा, तैयार करूंगा, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं अच्छा कर जाएंगी. पता नहीं, आई जस्ट मे बी देयर इज एन आंसर दैट आई हैव प्रॉब्ली गॉट कि यहाँ पे अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं रह गई, पैसे की नहीं रह गई, कुछ नहीं रहेगा. आई थिंक इट्स जस्ट इन द माइंड. मेरे को तो यही लगता है. माइंडसेट तो होना ही चाहिए, बट मुझे लगता है सपोर्ट अगर दूसरी चीज़ों का नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ ऑल्सो वेरी टफ. आप जितने भी स्ट्रांग हैं मेंटली, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ मतलब मेरे ही बैचमेट्स थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे, बहुत पुश करते थे, मुझसे ज़्यादा भी फिट होंगे, मेरे से ज़्यादा भी ट्रेनिंग करते थे, बट रिजल्ट्स नहीं आते थे. तो इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक लक मैटर्स अ लॉट. लक भी होना भी चाहिए. आई थिंक इसमें ऐसा स्पोर्ट्स ऐसा एक चीज़ हो जाता है जहाँ पे लक भी बहुत मैटर करता है. तो माइंडसेट तो है सबके पास, दे वांट टू अचीव, दे वांट टू डू वेल,
बट हाँ कभी कभी वो 19-20 का फर्क हो जाता है, बस ये है। True. Just last couple of questions. हम्म, Like अगर मैं अभी जो अपकमिंग फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स अगर मैं देखूँ तो तन्वी शर्मा है, जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 हाँ ऑब्वियसली, तन्वी, यस। अनमोल हैं, उन्नति हुड्डा हैं. सो ओवरऑल लाइक व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से आपको एक ऐसा कौन सा बेस्ट टैलेंट लगता है जिसके केस में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो चाइनीज या जापानीज प्लेयर्स को बहुत अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं, मे बी उनके चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं? अभी तो मुझे लग रहा है तन्वी एंड उन्नति आर same level. They're doing extremely well. Yeah. Both of them are defeating quite a good top athletes, but थोड़ा सा inconsistent है, पर वो I think 1-2 साल में और मैचेस खेलने के बाद उनको वो आ जाएगा. अनमोल इज कैचिंग अप, तो उसका भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे आए थे लास्ट ईयर, बट थोड़ा सा आई थिंक इंजरी या कुछ हुआ था उसको लास्ट ईयर, तो थोड़ा सा आई थिंक कहीं ना कहीं मिस कर रही है वो टूर्नामेंट्स. बट अदरवाइज आई थिंक उन्नति एंड तन्वी आर इन ग्रेट फॉर्म, दे आर डूइंग वेल. अनमोल इज कैचिंग अप एंड आई थिंक दीज थ्री हैव वेरी गुड टैलेंट. अच्छा खेल सकते हैं फ्यूचर में ये लोग. यस. Final question. I think you can obviously take your time, before you answer this. How would you like, really want to be remembered? I think someone who just someone who was very hardworking, didn't have great talent. I was not someone who had very good strokes or very good shots, but I had to work hard for that. So someone who was very, very hardworking. I mean, I sometimes I don't believe it that I could push myself so much physically. In fact, coaches used to say, "थोड़ा कम करेगी तो भी चलेगा." So I just want to be remembered as someone who really worked hard to change the scene of a sport where we could believe कि हम भी चैम्पियन बन सकते हैं, हम भी जो ग्रेट्स हैं उनको हरा सकते हैं. So someone just someone who could believe कि possible है. Yeah. Saina, I really want to tell you one thing, that this is one of the conversations that I have really, really enjoyed, and I don't really shy away from admitting one thing, that आज के डेट में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं कि ना मैंने कई बार देखा है कि कुछ कुछ एथलीट्स जो है ना वो थोड़े डॉक्टर जवाब देते हैं, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट कि आजकल थोड़ा टाइम्स ही ऐसे हैं, सोशल मीडिया ऐसा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हर कोई थोड़ा ज़्यादा सोच के बोलना चाहता है, बहुत ज़्यादा परवाह करता है अपनी इमेज की. आई थिंक having this conversation with you, I can say this thing, with my head held high and obviously with a lot of proudness, that this was completely unfiltered. Thank you so much for this conversation. Thank you. It was really a pleasure talking to you. For all our viewers on Chak De Bharat, do give us a like if you really enjoyed this video. Leave your feedback in the comment section and subscribe to Chak De Bharat for all different content on different sports. Until then, it's Siddharth Gulati saying goodbye. So, Saina, you basically have to blind rank these players according to their skill set, ability to maybe adapt fast to the situations or difficulty level as and when you face them on the court. Okay, let's start with PV Sindhu on a scale of 10. On a scale of 10, difficulty Yeah, level, whatever. with her difficulty was scale. I would give her 7. She was a tall player, very tight shots to take. Actually, she can really be very sharp player. So you have to be ready and move a lot on the court. So 7, I will give her 7. Yeah. Okay. Akane Yamaguchi. 9. Oh. She was beautiful footwork. I mean, she can pick up from anywhere. So difficult she was. Some shots you won't even believe it's coming back, but it comes back. She's 9. Okay. Carolina Marin. 10. She was so fast. I mean, I never saw any female player being so fast on the court. Very fast player. Yeah. Okay. Tai Zwing. 10. Beautiful shots again. Very difficult player to find out how to win against her. Very challenging. Yeah. Okay. Nozomi Okuhara. Yeah, she was like 5. I was quite comfortable with her. 5. Yeah. Okay. Anse Young. I didn't have, many great matches against her. I played her twice, I think, and it was quite equal. So I now she's obviously 10 on 10, but at that point of time, I would say 4-5 years back, I would give her like 8. जब से जीतना शुरू कर दिया था उसने 7 or 8 मतलब. Okay. Zhang Ning. Zhang Ning. Oh, उसको तो 11, 12, 100. Actually the best of the Yes. lot अगर देखा जाए तो. And last but not the least, Chen Yufei.
Chen Yufei is, again, I would give her 7 or 8. She's also there. Good rally player, good retriever. At the same time, good sharp shots. But most challenging out of all is Carolina, Wang Yihan, Tai Zuying. They are 10 on 10. Okay. Saina, now I'm going to give you a few options, okay? And you have to pick your absolute favorite cheat meal. Cheat. Okay, let's start with 2 options and you have to pick one. Aloo paratha idli, Aloo paratha. aloo paratha masala dosa, Aloo paratha. aloo paratha chole bhature. Chole bhature. Okay, chole bhature kachori. Chole bhature. Okay, chole bhature vada pav. Chole bhature. Last, chole bhature samosa pav. Chole bhature. There you have it.